Dear student, welcome to my YouTube channel Kamal Ahmed Perfect Classes Biology। प्यारे बच्चों, आज की टॉपिक है हमारी पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री एनालिसिस, ये पेडिग्री एनालिसिस ह्यूमन जेनेटिकल डिसऑर्डर के अंतर्गत आता है। और ह्यूमन जेनेटिकल डिसऑर्डर के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में ट्विंस के बारे में बताया। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में हम पेडिग्री एनालिसिस की चर्चा करेंगे। अब इस पेडिग्री एनालिसिस की कॉन्सेप्ट 1853 में एक जर्मन साइंटिस्ट ऑगस्ट शिलेचर, जर्मन साइंटिस्ट ऑगस्ट शिलेचर ने दिया था। अब इन्होंने क्या कहा था पेडिग्री के बारे में, ये जानने से पहले थोड़ा सा हम चर्चा करना चाहेंगे कि मेंडल की जो एक्सपेरिमेंट थी, जो प्लांट पे किया था, मेंडल की जो एक्सपेरिमेंट थी जो प्लांट पे किया गया था। जैसे अगर हम प्लांट में ब्रीडिंग कराएं, अगर हम प्लांट में ब्रीडिंग कराएं बेटा, तो हम क्या करते हैं, एक टॉल प्लांट ले लेते हैं, हाँ, और एक उसी का एलिलोमॉर्फिक दूसरा कैरेक्टर जिसको हम ले लेते हैं ये ड्वार्फ। ये टॉल है, ये ड्वार्फ। अब इसमें जब हम क्रॉस करा देते हैं तो F1 प्रोजिनी में या तो ये टॉल आएगा अगर ड्वार्फ आएगा, दोनों में से कोई एक आएगा। और कितने दिन में आएगा? विद इन 3 या 4 मंथ, क्योंकि जो पाइसम सटाइवम में पी प्लांट की लाइफ होती है वो 3 ही 4 महीने में होती है। और एक साल में वो 3-4 बार हम रिजल्ट ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये है कि अगर हम प्लांट में ब्रीडिंग कराएं, प्लांट में क्रॉस कराएं, तो 1 ईयर में 3 बार या 4 बार हम रिजल्ट ले सकते हैं। लेकिन बेटा यहां की टॉपिक है ह्यूमन जेनेटिकल डिसऑर्डर, ये ह्यूमन की पेडिग्री एनालिसिस है। तो क्या हम किसी भी ह्यूमन को लैब में ब्रीडिंग करा सकते हैं? ना, ये इम्पॉसिबल है। किसी भी आदमी को ले लिया, किसी भी मैन को, लंबे वाले को, टाल वाले को ले लिया और किसी ड्वार्फ फीमेल या महिला से उसको कह दिया कि भैया कि चलिए आप ब्रीडिंग कराइए, तो ये इम्पॉसिबल है, ये इम्पॉसिबल है। और फिर उसके बाद उसकी कौन सी प्रोजेनी बनी, ये टाल बनी, ये ह्यूमन की बात मैं कर रहा हूं। तो ये तो प्लांट के केस में सटीक बैठता है, क्योंकि 3-4 महीने में इसका रिजल्ट आ जाता है पी प्लांट में। लेकिन अगर ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में ये चीज इम्पॉसिबल है, कभी हो नहीं सकता। उसके पीछे लॉजिक ये है कि ह्यूमन की जो लाइफ होती है 70 ईयर, 80 ईयर, 90 ईयर, कुछ लोग तो 100 ईयर भी क्रॉस कर जाते हैं। तो अब उनकी हमें इनहेरिटेंस का पता लगाना है, उनके कैरेक्टर या ट्रेट का पता लगाना है। तो फिर 2 में हम क्रॉस कराएंगे, फिर उनके बच्चे पैदा होंगे, फिर उनके बच्चे बड़े होंगे, तो फिर उनकी शादी होगी। तो कुल मिलाकर के अगर हम कहें 3-4 जनरेशन का रिजल्ट लेना हो तो काफी वक्त लग जाता है। तो इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए एक पेडिग्री एनालिसिस की चर्चा हम करते हैं, पेडिग्री देखते हैं, पेडिग्री की स्टडी करते हैं। अब क्या है इसमें, हाँ एक चीज आती है फैमिली ट्री।
फैमिली ट्री। ये फैमिली ट्री के मामले में इस बंदे ने कहा था फैमिली ट्री, ध्यान रखेंगे फैमिली ट्री। जनरली मैं बताऊं यहां पे ये पेडिग्री की ओरिजिनल कॉन्सेप्ट थी, कल हमने बताया था आपको कि सर फ्रांसिस गैल्टन थे, सर फ्रांसिस गैल्टन। और ये जो फैमिली ट्री की बात मैं कर रहा हूं बेटा, ये फैमिली ट्री को जर्मन साइंटिस्ट सिलेचर ने दिया था। ध्यान रख सुनिए, फिर से सुनिए, हो सकता थोड़ा मिसिंग हुआ हमसे, कि ये पेडिग्री की कॉन्सेप्ट सर फ्रांसिस गैल्टन ने दिया, और उस पेडिग्री के अंतर्गत जो हम फैमिली ट्री बनाते हैं, उस फैमिली ट्री की कॉन्सेप्ट अगस्त सिलेचर जो जर्मन साइंटिस्ट उन्होंने दिया था। अब क्या है वो चीज, क्या है ये देखते हैं। जैसे अगर हमें ह्यूमन जेनेटिक्स के डिसऑर्डर का पता लगाना है तो हम क्या करेंगे, उन किसी भी वंश के हिस्टोरिकल अकाउंट की स्टडी करते हैं। उसमें ब्रीडिंग हो चुकी है, हमको ब्रीडिंग करवाना नहीं है, उसमें मीटिंग हो चुकी है ऑलरेडी। किसी भी फैमिली का, किसी भी वंशज का, खानदानों का, वो पूरा हम खाका निकालते हैं, हिस्ट्री की स्टडी करते हैं। क्या करते हैं, हिस्ट्री की स्टडी करते हैं बेटा, कि फला वंश में उनके दादा परदादा में ये कैरेक्टर था, या उनकी दादी परदादी में वो कैरेक्टर था, फिर उन दोनों में मेटिंग हुआ, दादा दादियों में या परदादा परदादियों में, फिर उनके जो बच्चे आए उनमें क्या ट्रेट आया, फिर उनकी किससे शादी हुई, फिर उनमें क्या ट्रेट आया, ठीक, और फिर उनसे जो बच्चे आए उनमें क्या ट्रेट आया, देखते हैं थोड़ा। सपोज करते हैं कोई मेल इंडिविजुअल है, और ये कोई फीमेल इंडिविजुअल है, इसमें हम मीटिंग करा दिए या क्रॉस करा दिए, ब्रीडिंग करा दिए, तो इसमें इनके मान लेते हैं बच्चे पैदा हुए। यहां पे आता है सन, यहां पे आता है फिर डॉटर, और फिर यहां आता है सन। कोई जरूरी नहीं है कि वो दो बच्चे भी हो सकते हैं, 3 बच्चे भी हो सकते हैं, 4 बच्चे भी हो सकते हैं। हमें किसी भी वंश का, किसी भी फैमिली के वंशजों के हिस्ट्री का पता लगाना है कि उसमें कौन सी ट्रेट एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास आउट हो रही है, पासिंग थ्रू हो रही है, गुजर रही है। और वो ट्रेट नॉर्मल ट्रेट भी हो सकता है और डिजीज ट्रेट भी हो सकता है। जनरली इसमें अगर हम फैमिली ट्री की बात करते हैं तो फैमिली ट्री में हम ऑब्जर्वेशन करते हैं डिजीज ट्रेट का ही। फैमिली ट्री, अब देखिए यहां पे फिर मान लेते हैं डॉटर आ गई। प्यारे आप यहां पे देखो कि अगर ये दोनों कपल के ये 4 बच्चे आए, ठीक, तो इनकी भी तो कहीं शादी हुई होगी है? इनसे भी मान लेते हैं 2 बच्चे आए, एक मेल निकला और दूसरा फीमेल निकल गया। और ये जो बेटी है ये भी कहीं ब्याही होगी, इनसे मान लेते हैं 4 बच्चे आ गए, 4 बच्चे आ गए। तो अब इसमें मान लेते हैं मेल 3 आ गए, एक फीमेल आया, या चारों फीमेल हो सकते हैं या चारों मेल हो सकते हैं। ऐसे इसमें भी, ऐसे इसमें भी, ऐसे इसमें भी। तो एक पहली बात तो आप ध्यान रखेंगे
ये पहली एक जनरेशन उनकी सबसे पहले पेरेंट्स की, दूसरी जनरेशन ये, ध्यान से सुनिए, पहली जनरेशन उनके पेरेंट्स की, दूसरी जनरेशन उनके ऑफस्प्रिंग की, और फिर ये तीसरी जनरेशन उस ऑफस्प्रिंग के ऑफस्प्रिंग की। इस तरीके से फिर ये मेल है, इनकी भी शादी हुई होगी। हमें क्या करना है, हिस्टोरिकल अकाउंट, हिस्ट्री को देखना है। ह्यूमन जेनेटिक्स की स्टडी करने, ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर की स्टडी करने के लिए हमें हिस्टोरिकल अकाउंट, हमें मैटिंग करवाना नहीं, मैटिंग ऑलरेडी हो चुकी है। क्या रिजल्ट है, अब कोई भी ट्रेट है तो इसमें था, तो और इसमें तो था, इसमें आया कि नहीं आया, इसमें आ गया या इसमें आ गया, कोई भी ट्रेट, कोई भी कैरेक्टर, अब हो सकता है एक में आए, हो सकता है दो में आए, हो सकता है चारों में आ जाए, हो सकता है तीन में आए। अब मान लेते हैं इसमें आया, अब फिर इसमें हम ऑब्जर्वेशन करेंगे, इसमें ऑब्जर्वेशन करेंगे, फिर इसकी शादी होगी। ध्यान से सुनिए यहां पे, तो फिर इसकी शादी होगी, तो इसके मान लेते हैं फिर 5 बच्चे आ गए, और 5 बच्चों में ध्यान से सुनिए, थोड़ा इंटरेस्टिंग, फैमिली ट्री की कॉन्सेप्ट यही है, फैमिली ट्री की कॉन्सेप्ट यही है। जैसे ट्री इसलिए कहा जाता है कि नीचे एक मोटा सा स्टेम होता है और तमाम उसके ऊपर ब्रांचिंग निकली हुई शाखाएं उसकी निकली हुई चली जाती हैं। तो एक मोटा स्टेम के रूप में उसके पेरेंट्स है, और उसके तमाम फर्स्ट जनरेशन की जो सेकंड जनरेशन की प्रोजेनी है वो धीरे धीरे ब्रांचिंग फैलती हुई चली जाती है। इसलिए इसको हम ट्री का कॉन्सेप्ट देते हैं, क्योंकि ये फैमिली का है, इसलिए इसको हम फैमिली ट्री के नाम से जानते हैं। ठीक है, एक जनरली आपको इसे दिमाग में रखेंगे इसको, कि जैसे प्लांट होता है, नीचे से मोटा स्टेम निकलता है, ऊपर उसकी ब्रांचें निकल जाती हैं, तो तमाम सारा फैला होता है, और नीचे उसकी एक मोटी स्टेम होती है जो अर्थ से निकली होती है। ऐसे ही इसमें आप देखेंगे कि मोटे स्टेम के फॉर्म में क्या है, इसके ये पेरेंट्स हैं और इसके फर्स्ट प्रोजेनी के बाल बच्चे हैं सब। अब उसमें इनकी शादी इससे हुई तो कितने बच्चे आए, फिर मान लेते हैं इनमें 2 बच्चे आए। कहने का मतलब ये है कि अब जैसे जैसे नीचे चले जाएंगे, ये ब्रांचिंग बढ़ती हुई हमारी चली जाती है, ब्रांचिंग हमारी बढ़ती हुई चली जाती है। तो ये एक ट्री मॉडल शेप बनती है। क्या बनती है? ट्री मॉडल शेप बनती है, जिसको हम क्या कहते हैं, फैमिली ट्री। बट इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? आप डिफाइन कैसे करेंगे? डिफाइन इसमें होता क्या है, ट्रेट, a particular trait is passed from one generation to another. A particular trait, any particular trait can passed from one generation to another in family tree. इसको लिख देते हैं हम डेफिनेशन, ध्यान रखेंगे इस फैमिली ट्री की डेफिनेशन। ध्यान सुनिए यहां पर पेडिग्री में देखिए, पेडिग्री इसी को हम फैमिली ट्री के रूप में जानते हैं। फैमिली ट्री के रूप में क्या कैसे लिखेंगे? एनी पर्टिकुलर ट्रेट, कैरेक्टर जिसको बोलते हैं, passing through from one generation to other in family tree. फैमिली ट्री में हम किसी पर्टिकुलर ट्रेट को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते हुए ऑब्जर्व करते। हमको मैटिंग कराना नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए कि हमको मैटिंग कराना नहीं है, हमको कैरेक्टर को ऑब्जर्व करना है। तो हम क्या लिखेंगे? वी ऑब्जर्व। क्या लिखेंगे? वी ऑब्जर्व। क्या लिखेंगे? वी ऑब्जर्व।
हम पाते हैं, हम ऑब्जर्व करते हैं कि एनी पर्टिकुलर ट्रेट पासिंग थ्रू फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर इन फैमिली ट्री। ये पेडिग्री या फैमिली ट्री की डेफिनेशन है। अब फैमिली ट्री बनाते समय जैसे यहां पे मेल है और यहां फीमेल है, तो बेटा फैमिली ट्री बनाते समय हम मेल या फीमेल, डॉटर या सन ये नहीं लिखते हैं। पेडिग्री के लिए कुछ सिंबल्स हैं। पेडिग्री मेकअप करने के लिए क्या है, कुछ सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं। देखते हैं यहां पे ये सिंबल हमने यहां पे दिया हुआ है। बेटा आई होप कि इतनी चीजें तो आपकी समझ में आई होंगी। अब इसके आगे हम चलते हैं कि जो फैमिली ट्री का कॉन्सेप्ट है मेल और फीमेल, अब उसमें हम डायरेक्टली उसको लिखते हैं बल्कि सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। सिंबल कैसे होता है देखते हैं। देखिए, अब फैमिली ट्री बनाते समय मान लेते हैं कोई मेल है तो उसके लिए हम स्क्वायर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? स्क्वायर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? स्क्वायर बनाते हैं। फिर अगर कोई फीमेल है तो फीमेल लिखते हैं, उसके लिए हम राउंडेड शेप दे देते हैं। ठीक। और अगर हम इस तरीके से सिंबल देते हैं तो उसके लिए आता है सेक्स अनस्पेसिफाइड, मतलब ये क्लियर नहीं है कि मेल है या फीमेल। इस सिंबल के लिए हम ये क्लियर नहीं कर पाते हैं कि मेल है या फीमेल। और यहां पे ये जो डार्क दिया गया है बेटा, इस डार्क के लिए हम ये देखते हैं कि अफेक्टेड कैंडिडेट, अगर ये मेल अफेक्टेड है तो इसको हम कलर कर देंगे स्क्वायर को, और अगर ये फीमेल अफेक्टेड है तो हम क्या कर देंगे, इस राउंडिंग वाले को भी कलर कर देंगे, तो ये हो जाएगा कि अफेक्टेड फीमेल है। और अगर ये वाली अफेक्टेड है तो यहां भी इसको भी हम कलर कर देंगे। ठीक। अब यहां पे आगे चलते हैं, यहां पे देखेंगे ये स्क्वायर जिसको हम मेल से के लिए डिनोट करते हैं और ये राउंडिंग बॉडी जिसको हम फीमेल के लिए डिनोट करते हैं, ये दोनों एक दूसरे से कनेक्ट है। मतलब ये मेल और फीमेल की शादी हो चुकी है, मेल और फीमेल की शादी हो चुकी है। अब देखिए, अगर एक मेल और फीमेल की सिंबल को बीच में सिंगल लाइन से कनेक्ट कर देते हैं तो इट मींस क्या होता है कि इन दोनों के बीच में शादी हो चुकी है, इनकी मीटिंग हो रही है। और अगर डबल लाइन से कनेक्टेड है तो इसका मतलब यह होगा कि भाई बहन के बीच में शादी या कजिन्स के बीच में शादी, किसी भी फैमिली के बीच में भाई बहन के बीच में शादी हो जाए या कजिन्स के बीच में शादी हो जाए तो उसके लिए फैमिली ट्री में हम क्या करते हैं, डबल लाइनिंग से कनेक्ट कराते हैं। ठीक। अब यहां पे देखिए कहीं कहीं सिंबल ये इस तरीके से मिलता है। देखिए यहां पे ये मेल हुआ और यहां पे ये फीमेल हुआ। अब ये बीच में ये कनेक्ट है, यानी ये दोनों पेरेंट्स हैं जिनकी शादी हो गई है और इनसे निकलने वाली यहां पे ये राउंडिंग बॉडी या उनकी पुत्री हो जाएगी, डॉटर हो जाएगी, और ये इसका सन हो जाएगा। तो यहां पे लिखा पेरेंट्स एबव एंड चिल्ड्रन बिलो, ये दोनों पेरेंट्स हुए जिनकी शादी हो गई है और इनसे 2 बच्चे हैं। अगर इसको भी जोड़ देते तो इन बच्चों की बस आपस में शादी, लेकिन ऐसा है नहीं। फिर आगे चलते हैं, यहां फिर है कि एक यहां मेल है और एक फीमेल है और इन दोनों से जो बच्चा पैदा हो रहा है यानी बेटा आ रहा है और वो बेटा अफेक्टेड है, बेटा है ना, डिजीज अफेक्टेड है, यानी डिजीज है, उसको रोग है। यहां पे डिजीज की कंडीशन जो कलर कर दिया जाता है स्क्वायर या राउंडिंग, वो डिजीज अफेक्टेड कंडीशन को शो कराता है। ठीक है।
इसके बाद ये देखिए, अगर इस तरीके से जहां पे ये वाली सिंबल थी सेक्स अनस्पेसिफाइड, अगर इस तरीके से है उसमें 5 लिखा हुआ है, तो ये इसका मतलब ये हुआ कि 5 जो ऑफ स्प्रिंग है वो अनएफेक्टेड है। 5 बच्चे तो पैदा हुए लेकिन पांचों जो है अनएफेक्टेड हैं। ये आपके एनसीईआरटी में है, एनसीईआरटी की बुक में आप देखोगे तो ये सारे सिंबल मिल जाएंगे। कुछ और सिंबल हैं, थोड़ा देखते हैं। अगर कोई भी मेल या फीमेल कैरियर का काम करती है, रोग होता तो नहीं है बट रोग फैलाने का काम करती है, जिसको हम कैरियर कहते हैं। रोगी तो नहीं है वो, लेकिन रोग को स्प्रेड कराती है। तो उसके लिए यहां पे देखिए ये बना हुआ है कि अगर वो फीमेल कैरियर है तो फीमेल वाली राउंडिंग को आधा हम कलर करते हैं, आधा कलर कर देते हैं, ठीक। और अगर मेल कैरियर है तो उस मेल के स्क्वायर को हम आधा कलर कर देते हैं, रंग देते हैं। और दूसरी चीज इसके बाद, अगर कोई मेल है किसी भी फैमिली में, फैमिली ट्री बनाते समय, ये ऑब्जर्वेशन करते समय किसी के घर में कोई मेल है वो मर गया था, हिस्ट्री जुटाते समय ये हमने ऑब्जर्व किया कि फला फैमिली का फला बेटा या बेटी, फला बेटा मर गया, तो उसके स्क्वायर को हम ऐसे क्या कर देंगे, क्रॉस मार देंगे। और उसमें फीमेल अगर कोई मरी हुई है तो क्या कर देंगे, उस राउंडिंग को हम क्रॉस कर देंगे। इसके बाद हम एक चीज और देखते हैं, अगर किसी ने किसी बच्चे को अडॉप्ट किया है, किसी कपल ने अपने किसी बच्चे को अडॉप्ट किया है, तो कैसे करेंगे, देखिए यहां पे ये इसको ब्रैकेट में कर देते हैं, ध्यान से सुनिए। ये मेल है, ये फीमेल, और ये जो ब्रैकेट वाली कंडीशन है ये एडॉप्टेड है। क्या है ये, एडॉप्टेड चिल्ड्रन या चाइल्ड। फिर अगर हम इस तरीके से देख लेते हैं, कहीं सिंबल बना हुआ है ये, तो ये डाइजाइगोटिक का केस है। क्या है ये, डाइजाइगोटिक का केस है, डीजेड। पिछले वीडियो में वो ये टॉपिक आई थी डाइजाइगोटिक ट्विंस वाले केस में। तो अगर ये है, अगर फैमिली ट्री बनाते समय हम देखते हैं कि वो ट्विंस का केस है और डाइजाइगोटिक है, तो इस तरीके से बनाएंगे। अगर वो मोनोजाइगोटिक है तब कैसे देखेंगे, मोनोजाइगोटिक है बेटा तो उसको ऐसे देखेंगे, ये आपस में इसको जोड़ देंगे। ये जो जोड़ देंगे यहां पे, ये देखिए यहां पे ये तो कनेक्टेड है, ये इसको हम बोलेंगे मोनोजाइगोटिक का केस, मोनोजाइगोटिक केस, जिसको हम एमजेड कहते हैं। तो आपके एनसीईआरटी में यहां से लेकर ये एनसीईआरटी में, 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 ये यहां तक एनसीईआरटी में। और कुछ जो एनसीईआरटी के बुक्स में नहीं है वो 1 2 3 4 5, ये इधर हमने एडिशनल कुछ जानकारी दे दी आपको। अब इसके बाद आता है द टाइप ऑफ इनहेरिटेंस पैटर्न। कैसे हम रोग को पहचानेंगे, थोड़ा सा देखेंगे। टाइप ऑफ इनहेरिटेंस पैटर्न, इनहेरिटेंस पैटर्न,
देखिए इसमें अब इनहेरिटेंस पैटर्न के रूप में दो चीज आती है। डिजीज जो होती है उसकी दो कैटेगरी होती है, एक ऑटोसोमल डिजीज या एक होती है लिंक्ड डिजीज। ऑटोसोमल डिजीज और दूसरी होती है लिंक्ड। लिंक्ड के साथ एलोसोम, यानी सेक्स लिंक्ड डिजीज, सेक्स लिंक्ड डिजीज। ठीक, अब कहने का मतलब यह है कोई खराब जीन अगर ऑटोसोम पे है तो उसको हम कहेंगे ऑटोसोमल डिजीज। ऑटोसोमल डिजीज कोई जेनेटिकल कैरेक्टर, कोई जेनेटिकल ट्रेट जो है उसके ऑटोसोम, जैसे ऑटोसोम समझ रहे हैं ना बेटा का, इसके प्रीवियस वीडियो में फिर आप जाइए, जब हमने सेक्स डिटर्मिनेशन वाली वीडियो बनाई थी तो वहां पे आपको बताया गया था कि 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं और इस 46 क्रोमोसोम का 23 पेयर तो है यार। ठीक, अब इसमें देखेंगे ये ऑटोसोमल भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है डोमिनेंट और दूसरा होता है रिसेसिव। ऐसे यह भी दो तरीके का होता है, एक होता है डोमिनेंट और दूसरी होती है क्या, रिसेसिव। तो अब आप ये बताओ कि ये 22 पेयर, इस 46 में से 22 जोड़ी ऑटोसोम ही तो होता है यार, जिसमें कॉमन होते हैं, सब समान होते हैं, सिमिलर होते हैं। जानते हैं कि अगर ये क्रोमोसोम है तो ये 22 पेयर तो कॉमन होते हैं। तो इस 22 पेयर में कोई जो जेनेटिकल डिसऑर्डर है जिसको हम ऑटोसोमल कहते हैं तो इसको हम कहते हैं ऑटोसोमल डिजीज। और अगर ये 2 पेयर में है, 2 पेयर वाले में है जिसमें X और Y है, X और Y है, और आप जानते हो X लार्ज होता है, X क्या होता है, लार्ज होता है, और Y क्या होता है, स्मॉल। ठीक, ये प्रीवियस वीडियो में मिलेगा। तो सवाल यह है कि अगर कोई जेनेटिकल डिसऑर्डर, जेनेटिकल ट्रेट जो है इस पे है तो ये हो जाएगा इसके लिए। अगर कोई जेनेटिकल डिसऑर्डर का ट्रेट जो है इस एलोसोम वाले पे है तो इसको हम कहेंगे एलोसोम लिंक्ड डिजीज। ठीक, और एलोसोम जो है वो दो प्रकार की होती है, एक X एलोसोम होती है, एक Y एलोसोम होती है। तो जो ट्रेट X एलोसोम पे होगी उसको हम कहेंगे X लिंक्ड डिजीज, और जो ट्रेट Y एलोसोम पर होगी उसको क्या कहेंगे, Y लिंक्ड सेक्स डिजीज। ठीक, अब इसमें देखेंगे अगर मान लेते हैं कि ये है तो इन दोनों में यहां इसको हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं और यहां इसको हम स्मॉल ए से डिनोट कर देते हैं। तो ध्यान रहे कि ये लेके आएगा तो बीमारी अगर शो हो रही है, इसमें बीमारी अगर शो हो रही है तो ध्यान देंगे यहां पे कैपिटल ए होगा, और इसके साथ साथ अगर ये होगा स्मॉल ए होगा तब भी बीमारी इसमें शो हो जाएगी। ठीक, कैपिटल ए या कैपिटल ए स्मॉल ए, तब ये जाकर के बीमारी शो हो जाएगी। और अगर यहां पे बीमारी शो करानी है तो सिंगल ए से काम नहीं चलेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि एक कैरेक्टर को होल्ड कराने के लिए 1 पेयर ऑफ जीन जिम्मेदार होती है, 1 पेयर ऑफ जीन जिम्मेदार होती है। तो यहां पे स्मॉल ए रखना होगा तब जाकर कैरेक्टर शो होगा। यहां की बात हम करते हैं, अगर ये डोमिनेंट कराना है बेटा तो ध्यान रखेंगे ये खराब जीन को सिंगल एक्स पे आएगा तब बीमारी शो होगी यहां पे। ठीक, यहां पे अगर इसको बीमारी शो होना है तो सिंगल एक्स पर क्या होगा, गड़बड़ जीन आए तब जाकर के बीमारी शो होगी। दूसरी चीज रिसेसिव में देख लेते हैं।
अगर रिसेसिव में ये दोनों गड़बड़ जीन XX पे आ जाए तो बीमारी शो होगी। या मतलब यहां बीमारी शो कराने के लिए सिंगल X पर गड़बड़ जीन का आना जरूरी है, और यहां बीमारी शो होने के लिए दोनों X पर खराब जीन का होना आवश्यक, तब बीमारी शो होगी। यहां जनरली हम लेते हैं जैसे X लिंक्ड कैरेक्टर, X लिंक्ड डिजीज भी हो सकती है और Y लिंक्ड डिजीज भी हो सकती है, लेकिन जनरली हम X लिंक्ड कैरेक्टर को ही हम लेते हैं। अब इसके बाद में आपको यह देखना है कि पेडिग्री हम कैसे बनाते हैं और कैसे हम पकड़ते हैं कि कौन डोमिनेंट है और कौन रेसेसिव है, कौन सी रोग ऑटोसोमल है और कौन सी एलोसोमल या लिंक डिजीज है, सेक्स लिंक डिजीज है, कौन सी रोग सेक्स लिंक डिजीज है और कौन सी रोग ऑटोसोमल डिजीज है। ठीक है, तो इसके बारे में हम बाद में वीडियो बनाएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए हम यहीं पे शॉर्ट करेंगे। यहां एक चीज मैं बताऊं कि इस ऑटोसोमल डिजीज का कुछ एग्जाम्पल ले लीजिए आप। सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया और सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिस्टिक फाइब्रोसिस। इसके अलावा अगर हम सेक्स लिंक्ड डिजीज की बात करें, सेक्स लिंक्ड डिजीज की बात करें तो इसमें आता है क्या, हीमोफीलिया, हीमोफीलिया। दूसरी चीज आती है कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस। बेटा तो आपके एनसीईआरटी में ये सिकल सेल एनीमिया है, सिस्टिक फाइब्रोसिस है और हीमोफीलिया है, तो जैसे जैसे टॉपिक आता जाएगा वैसे वैसे आपको वीडियो में दिखाई देता रहेगा, हम वीडियो बनाते रहेंगे। उम्मीद करते हैं कि चीजें क्लियर हुई होंगी, और अगर नहीं क्लियर हुई हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, फिर उसको स्पष्ट किया जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी पे विराम देते हैं। और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए।